नमस्कार दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे। गैरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था। गैरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था और इसकी खोज बीबी लाल ने किया। दूसरा प्रश्न देखेंगे। ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वह मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर इन्हें दफनाते थे। और यह जो संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव आदि में इस प्रकार से रखकर ताम्रश्म काल में लोगों को दफनाया जाता था। और इनके कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी मिली हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम प्राचीनतम पंचमाठ आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो भारत में सर्वप्रथम प्राचीनतम पंचमाठ जो आहत सिक्के होते थे वे चांदी धातु के बने होते थे, जिन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था। और इनकी जो आकृतियां जो उकेरी जाती थी वो कई सिक्कों में पेड़ की, मछलियों की, सांड की, हाथी की आदि इस प्रकार से आकृतियां इन सिक्कों में उकेरी जाती थीं। अगर देखा जाए भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का चलन किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का अगर चलन देखा जाए तो शेर शाह सूरी के द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों को चलाया। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? तो जो किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था उस स्थल का नाम है इनाम गांव। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के महाराष्ट्र में स्थित एक स्थल है इनाम गांव। यहाँ पर हमें किलाबंद और खाई से घिरा हुआ देखने को मिलता है। और ताम्रपाषाण युग की यह बड़ी बस्ती थी और 100 से अधिक घर और कब्र इस जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पूर्वी भारत में समाधान विधियां कैसी थी? तो पूर्वी भारत में समाधान की विधियां आंशिक समाधान थी। इसी तरह अगर चारों दिशाओं में अगर देखा जाए तो पश्चिमी भारत में जो समाधान की विधियां थी वहां पर संपूर्ण समाधान थी। दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम की ओर रखकर मृतकों को दफनाया जाता था। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को रखकर दफनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी भारत में समाधान की विधियां आंशिक समाधान थी। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। छठवां प्रश्न देखेंगे। भास्कर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो भास्कर द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह लीलावती ग्रंथ है। इस लीलावती ग्रंथ यह गणित का मानक ग्रंथ है। इसी तरह अगर देखा जाए हरिसेन के विषय में तो हरिसेन वृहत कथा कोश इन्होंने लिखा है। और भारतीय क्षेत्र की इसमें भाषाएं, वेशभूषा आदि का वर्णन इस वृहत कथा कोश में है, जिसके लेखक हरिसेन हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में पढ़ा गया, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। इनको इन्होंने पढ़ा। और अशोक के अगर देखा जाए 4 लिपियों में जो है इनके अभिलेख लिखे हुए हैं
जो कि खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि और अरामाइक लिपि, इस प्रकार से अशोक के 4 लिपियों का अभिलेखों में प्रयोग किया गया है। आठवां प्रश्न देखेंगे, कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? तो कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है मृच्छकटिकम। इसे मृच्छकटिकम को शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया। 9वां प्रश्न देखेंगे, रेशम बुनकरों, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, जो कि मंदसौर यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। यहाँ पर हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है मंदसौर अभिलेख में। और लाट गुजरात के जो है ये निवासी हैं, लाट और मंदसौर जिसे हम दसपुर भी कहते हैं, यहाँ पर जो है ये श्रेणी यहाँ पर आ गए थे। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख हमें मंदसौर अभिलेख में देखने को मिलता है। अब हम 10वां प्रश्न देखेंगे, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में यह जो है मनुस्मृति लिखा गया था। और इस मनुस्मृति में हमें धर्म, सामाजिक व्यवस्था, आचरण, कानून और न्याय से संबंधित जो नियम दिए गए हैं वो मनुस्मृति में दिया गया है। और अगर देखा जाए इसके रचयिता हैं ऋषि मनु। तो मनुस्मृति के रचयिता ऋषि मनु है और इसमें 12 अध्याय लगभग 2685 श्लोक दिए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 के मध्य में लिखा गया और इसमें जो है इसके रचयिता अगर देखा जाए तो ऋषि मनु है। 11वां नंबर का प्रश्न देखेंगे, इरीथ्रियन एक यूनानी नाम है जिसका प्रयोग किया जाता था। तो इरीथ्रियन यह एक यूनानी नाम है और इरीथ्रियन का जो इस शब्द का अगर उपयोग किया जाता था वह लाल सागर के लिए किया जाता था। और पेरिप्लस यह जो है ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है चारों ओर नौकायान। तो इरीथ्रियन एक यूनानी नाम है जिसका प्रयोग लाल सागर के लिए किया जाता है और पेरिप्लस यह ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है चारों ओर नौकायान। इस प्रकार से दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।